बच्चों, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में आगे। और हम लोगों ने प्लस आर माइनस आर इफेक्ट के बारे में देखा। हमने ये भी जाना कि वो प्लस आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, रिंग एक्टिवेटर है, एंड माइनस आर ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, रिंग डीएक्टिवेटर है। ये बात भी हमने कर ली थी। कुछ ग्रुप के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये माइनस आर और प्लस आर दोनों शो करते हैं, उनके बारे में भी बात होगी थी। अब मैं एक एक ग्रुप लूँगा और हम लोग बात करेंगे कि ये क्या शो करता है। जैसे कि मैं ग्रुप एक एक करके लेता जाऊँगा। मान लीजिए कि हमारे पास है NH2 है, तो अब NH2 ग्रुप क्या शो करता है? तो NH2 ग्रुप शो करता है प्लस आर एंड माइनस आई। अब देखिए प्लस आर एंड माइनस आई दोनों शो करता है। ये प्लस आर माइनस आई जब दोनों शो करता है तो इसका मतलब है कि दो अपोजिट नेचर के इफेक्ट शो कर रहा है। एक से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। प्लस आर माइनस आई, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और माइनस आई से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो क्या ये करेगा? रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा? मतलब ज़्यादा काम कौन सा करेगा? ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा? तो देखिए, हमेशा जानते रहिए कि रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस जो होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेटिंग होगा। मतलब केवल हैलोजन का केस छोड़ दिया जाए जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा रेजोनेंस पे, बाकी सब में रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर इस ग्रुप को देखा जाए तो इस ग्रुप में इस कार्बन पर क्या लगा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो अब देखिए, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड है तो ये माइनस आर शो करेगा एंड माइनस आई शो करेगा। अब ये दोनों ही विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्योंकि जब दोनों ही विड्रॉ कर रहे हैं तो भाई ये माइनस आई भी शो करेगा, माइनस आर भी शो करेगा। तो इसका मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। समझ गए? अब जैसे ये ग्रुप है तो इसके पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है तो इसका मतलब ये क्या शो करता है? चुनाव चिन्ह इसका क्या है? प्लस आर है। ठीक है। और जब आप माइनस आई वाले ऑर्डर में देखेंगे तो ये माइनस आई भी शो करता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? दो अपोजिट नेचर के जब आएंगे तब आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा है। तो प्लस आर ज़्यादा है माइनस आई से। ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे भी प्लस आर ज़्यादा होगा माइनस आई से, सेम है। OH एंड OR का वही लिखना है। अब देखिए ये जो है ये क्या क्या शो करेगा? इसके पास लोन पेयर है, प्लस आर शो करेगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये माइनस आर भी शो करेगा, माइनस आर भी शो करेगा। और ये माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये माइनस आई भी शो करेगा। देखो, प्लस आर शो करेगा ड्यू टू लोन पेयर, माइनस आर शो करेगा ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, और माइनस आई शो करेगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सभी के सभी इफेक्ट शो करता है। ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो गए? EWG हो गए, और ये क्या हो गया? ERG हो गया। तो इसका EWG वाला प्रोसेस है वो ERG से क्या है? बड़ा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है। समझ गए? अब जैसे यहाँ पर तो अभी दो इफेक्ट है तो एक का ज़्यादा है, दूसरे कम करते रहते हैं। यहाँ पर 3 इफेक्ट आ जा रहा है, तो ये दोनों मिलाकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। ठीक है।
NH3 प्लस। तो NH3 प्लस क्या है? अब NH3 प्लस एक नया बॉन्ड तो बना नहीं सकता, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? ओनली माइनस आई दिखाएगा, क्योंकि माइनस आर दिखाते नहीं, ये माइनस आर नहीं दिखाता। अब जैसे एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग लगा हुआ, रिंग के ऊपर दूसरा रिंग लगा है, तो एक रिंग को ग्रुप मान लेते हैं। जब एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग लगेगा तो ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसा मानते हैं। तो प्लस आर और माइनस आई दोनों शो करता है, तो प्लस आर ज़्यादा होगा किससे? माइनस आई से। ठीक है, मतलब प्लस आर ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, तो माइनस आई लगाना तो मुझे नहीं लगता कि माइनस आई बोलना चाहिए। माइनस आई तो हमको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्लस आर कह सकते हैं कि वो देगा। ठीक, अब देखिए इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसलिए माइनस आर शो करेगा। ठीक है, अब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ये प्लस आई शो करेगा। तो प्लस आई एंड माइनस आर दो शो करेगा, तो अब दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि माइनस आर ज़्यादा है या प्लस आई ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आप समझते रहिए। अब जैसे NH3 प्लस आपने लिखा था, तो वैसे ही अगर हम बोले कि भाई PS3 प्लस है, तो PS3 प्लस क्या करेगा? PS3 प्लस माइनस आर भी शो करेगा एंड माइनस आई भी शो करेगा। माइनस आर क्यों शो करेगा? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी के कारण ये क्या शो करेगा? माइनस आर शो करेगा। ठीक है, अब जैसे ये है, तो यहाँ में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये क्या शो करेगा? माइनस आर एंड माइनस आई। माइनस आई वाले ऑर्डर में हम देखेंगे इसको। ये क्या शो करेगा? NO2, तो NO2 शो करेगा माइनस आर एंड माइनस आई, दोनों शो करेगा। अभी से मान लीजिए आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पर क्या है? C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है। मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो क्या शो करेगा? माइनस आर एंड माइनस आई भी शो करता है ये, तो माइनस आर शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। अब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो भी ग्रुप माइनस आर एंड प्लस आर दोनों शो करते हैं, तो उसको अगर आप ये सोचे कि सर ये प्लस आर शो करेगा कि माइनस आर शो करेगा, जैसे जो भी ग्रुप प्लस आर माइनस आर दोनों शो करते हैं, तो उनको अगर आप ये बोले कि प्लस आर माइनस आर दोनों शो करेगा, जैसे Cl है, Br है, I है, SH है, PH2 है, NO है, तो अब ये ग्रुप प्लस आर shows
प्लस आर एंड माइनस आर बोथ, ठीक है। बट इफ only this group present on benzene ring, then it normally shows plus R इफेक्ट। केवल ये ग्रुप अगर प्रेजेंट, जैसे Cl है और केवल Cl ही है बेंजीन रिंग पे, तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तब उसको माइनस आर वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर Cl के साथ उस रिंग पर कोई और भी है, कोई और भी ग्रुप है, तो फिर डिपेंड करेगा कि ये प्लस आर शो करेगा कि माइनस आर शो करेगा। लेकिन आपको ये लगे, आपको यहाँ पर अभी इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं कि सर हमको समझ में नहीं आया, हमको कम समझ में आया, ऐसा कुछ। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आप सिचुएशन आने दो तो समझ में आएगा, बस सिचुएशन लाएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, फिलहाल तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है, ये मतलब जितने भी हैं, ये सब प्लस आर माइनस आर दोनों शो करते हैं, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में इसको प्लस आर ग्रुप पे केवल लिख दिया गया है, हम भी इसको ऑर्डर में प्लस आर इफेक्ट के ऑर्डर में इसको लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये माइनस आर शो नहीं करता, माइनस आर तो शो करेगा, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, और कभी भी ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। जैसे NH माइनस है, तो अब एक प्लस आर एंड प्लस आई शो करेगा। जैसे O माइनस है, प्लस आर एंड प्लस आई शो करेगा। COO माइनस है, ओनली प्लस आई, केवल प्लस आई शो करेगा, बाकी कोई इफेक्ट शो नहीं करता। मतलब केवल प्लस आई, प्लस आर माइनस आर ऐसा कुछ भी शो नहीं करता ये, ठीक है। अब ऐसे फ्लोरीन है, तो हेलोजन के केस में ये बात ध्यान रखिएगा कि माइनस आई और प्लस आर दोनों शो करेगा, इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होगा। अभी तक आपने देखा था कि माइनस आई और प्लस आर दोनों आ रहा था, तो हर जगह पर प्लस आर डोमिनेटिंग था। लेकिन हेलोजन के केस में क्या हो जाता है, माइनस आई डोमिनेटिंग हो जाता है। हेलोजन के केस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में, हेलोजन के केस में, मतलब पूरा हेलोजन की बात कर ली हमने, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। ठीक, तो अब हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्लस आर है वो NH माइनस का है, फिर O माइनस का है, फिर NR2 का है, फिर NHR का है, फिर NH2 का है, फिर OH का है, फिर OR का है, फिर NH
CO R का है, फिर O CO R का है, फिर C6H5, फिर R है। ये R जो है वो एल्काइल ग्रुप है। प्लस आर इफेक्ट शो करता है, पर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट शो करता है बट विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अभी आप हाइपर कंजुगेशन नहीं जानते तो इसको मैं आपको अभी समझा नहीं रहा हूँ। जैसे ही हाइपर कंजुगेशन आप जानेंगे मैं वहाँ आपको ये समझाऊँगा, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा है क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज़्यादा है Br से, और Br का ज़्यादा है I से। क्यों? जैसे माइनस आई भी फ्लोरीन का ज़्यादा है, प्लस आर भी फ्लोरीन का ज़्यादा है। अब फ्लोरीन का प्लस आर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन बेंजीन रिंग पे अगर मान लो अटैच्ड है या कहीं भी अटैच्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दूरी कम है दोनों एटम के बीच में। कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में दूरी कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है, और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, दूरी से डोनेट करना है तो थोड़ा मुश्किल होता जाता है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर। हैलोजन के केस में ये बात ध्यान रखेंगे कि माइनस आई डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर, ठीक है। अब आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो माइनस आर इफेक्ट लगता है वो लगता है NO2 ग्रुप का, फिर SO3H का, फिर Cn का, फिर CHO का, फिर COR का, फिर COOH का, फिर COOR का, फिर CONH2 का। तो ये ऑर्डर है माइनस आर का, ठीक है। तो अब माइनस आर का ऑर्डर छोटा सा है। माइनस आर का ऑर्डर यहाँ पे माइनस आर का ऑर्डर छोटा है, वहाँ पे प्लस आई का ऑर्डर छोटा था। अब बाकी आपने देखा था कि माइनस आई का ऑर्डर बड़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आर का क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, समझ गए। तो अब बात करेंगे हम, अभी तक आपने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जाना, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जाना है, आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कंजुगेशन की। तीसरा इफेक्ट है हमारा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इसको H इफेक्ट भी बोलते हैं, H इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखेगा हाइपर कंजुगेशन। दो तीन चीज़ें और बोली जाती है तो वो भी लिख ले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए when a sp3 carbon when a sp3 carbon with at least one when a sp3 carbon with at least one अल्फा हाइड्रोजन, मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन बताया था, याद रखिएगा। अब आपको वो पन्ना पलट के खोल के देखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन सर ने कहाँ बताया था। when a sp3 carbon with at least one alpha hydrogen is directly attached with another carbon having vacant p orbital, ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट पी ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, और हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ब्रैकेट में लिखिएगा पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और पाई बॉन्ड ब्रैकेट में लिखिएगा पाई स्टार ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्री रेडिकल। एक बार फिर से बोला जाए, when a sp3 carbon with at least one alpha hydrogen is directly attached with another carbon having vacant p orbital ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज, another carbon having vacant p orbital ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ब्रैकेट में पाई स्टार ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ब्रैकेट में फ्री रेडिकल, ठीक है, कॉमा करिए, आगे लिखिएगा। देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड। सी एच बॉन्ड कौन सा है? ये सी वही है, sp3 अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। सी एच बॉन्ड आर कंट्रीब्यूटेड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, फुल स्टॉप। This सिग्मा पी, सब में पी था, आप देखिए पाई बॉन्ड वाले में चाहे हाफ फील्ड वाले में चाहे वैकेंट वाले में, सब में पी था। पाई बॉन्ड वाला भी तो पी ऑर्बिटल से ही ना लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो
फुल स्टॉप। दिस सिग्मा पी रेजोनेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा ओवरलैपिंग। रेजोनेंस का मतलब ओवरलैपिंग नहीं होता, यहां पर ओवरलैपिंग होता है इसलिए लिख दिया। ओवरलैपिंग इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन, इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ CH3 और यहाँ पे लिख दूँ CH2 प्लस, यहाँ पे लिख दूँ मैं CH3 और यहाँ पे लिख दूँ CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिख दूँ CH3 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख दूँ मैं CH3 और यहाँ पे लिख दूँ मैं CH2 फ्री रेडिकल। तो ये सब के सब, ये सब अल्फा कार्बन है विच इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। इसके पास क्या है? इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? पाई स्टार p ऑर्बिटल। इसके पास पाई स्टार p ऑर्बिटल। इसके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ठीक है। अब हमको एक एक करके समझना है कि कैसे यह हाइपर कंजुगेशन होता है, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब पहला देखिए, हमारे पास 1, 2 और 3 हेडिंग है, 3 हेडिंग है। तीनों हेडिंग को हम पहले समझेंगे। ठीक है। अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन विच इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। क्योंकि भाई बिना हाइड्रोजन के तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ही अल्फा हाइड्रोजन की है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि हाइपर कंजुगेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन तो प्रॉपर्टी ही अल्फा हाइड्रोजन की। ठीक है। अब इसमें पहला लिखेंगे, सिग्मा वैकेंट p और sp3 वैकेंट p ओवरलैपिंग। सिग्मा वैकेंट p और sp3 वैकेंट p ओवरलैपिंग। ठीक है। अब सिग्मा कौन है? देखिए, ये हमने हाइड्रोजन बना दिया। ये कौन है? वैकेंट p है। ये कौन है? sp3 है। और ये तीनों बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये तीनों बॉन्ड ही क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो अब क्या होता है यहाँ पर?
यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, मतलब बस इधर पॉजिटिव है तो ये टूट जाता है, नेगेटिव बन जाता है। जब ये नेगेटिव बनता है तो यहाँ पे दिखाई देता है ऐसे, ऐसे। अब ये हाइड्रोजन जो है, ये जो टूटा है, ये हवा में लटका हुआ है, इसके और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसके और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो फिर ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये H+ को अगर हटा दो तो देखो ये न्यूट्रल हो गया है। तो ये काम भी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, इसको न्यूट्रल कर दिया जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज से अगर किसी को न्यूट्रल कर दो तो क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने लगो तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 बार हाइड्रोजन ये टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर या कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसमें कि 4 होगा। कैसे? एक तो ये खुद है जब टूटा नहीं है, और 3 बार ऐसा बनेगा जब 3 अलग अलग हाइड्रोजन टूटेंगे। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन है उसमें 1 जोड़ दो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये आखिर बन कैसे रहा है? ये क्या हो रहा है कि मैं ये जो प्रोसेस है, ये बीच वाली, ये तो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको समझना है, बनाना है। पर जब भी आपको कोई पूछे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बनाना है। ये तो तब बनाना है आपको जब आप किसी को पढ़ा रहे हो। तो अब यहाँ क्या होता है कि जैसे आपने ये तोड़ा तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। भाई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और ये H+। अब ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसके साथ बॉन्ड बना के ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग दिखाते ना, वो हो जाएगी। तो अब देखो ये क्या है, sp3 बॉन्ड कौन सा टूटा था, सिग्मा, इसलिए बोला जा रहा है सिग्मा वैकेंट p ओवरलैपिंग। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल है। तो ये p नहीं है, ये sp3 है, ये sp3 ऑर्बिटल है। तो ये sp3 ऑर्बिटल और वैकेंट p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए sp3 वैकेंट p ओवरलैपिंग बोला जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे बन जाता है, ठीक, क्लियर हुआ? थोड़ा सा नहीं पता, अगर आपने कभी सुना नहीं है ना तो आपको एकदम नया सा लगेगा कि ये क्या है। हम लोग तो हाइपर कंजुगेशन को इतना ऐसे तो पढ़े नहीं थे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम यहाँ पर होगा। जब आप कोई चीज़ जानते नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट कौन करता है, 11th वाला बच्चा। 11th का जो बच्चा होता है वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करता है कि हाँ जो बता रहे होंगे सही बता रहे होंगे। और जो 12th पास बच्चा होता है, 12th पास आउट बच्चा होता है, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके अंदर और भी चीज़ें भरी होती है। वो अलग अलग जगह से पढ़ा होता है, अलग अलग किताबों से पढ़ा होता है, टीचरों से पढ़ा होता है। तो उसको अगर कोई पढ़ाता है और बोलता है कि मैं सही बता रहा हूँ, तो कह देखो अरे भैया मैंने 2 लाख रुपए देकर कोचिंग में पढ़ा है, उनने तो सही बताया ही होगा। तो अगर सही का अंदाज़ा पैसे से होता हो तो सबसे सही पढ़ने वाला आदमी कोई हो है दुनिया में तो वो बिलियनर्स का बेटा होगा या बेटी होगी, जो दुनिया में कुछ टॉप लोग हैं। तो फिर अगर पैसे से ही हायर किया जा सकता हो तो। दूसरा, अभी सबको एक साथ लेकर आते हैं, पहले एक एक करके बात कर ले। सिग्मा पाई स्टार p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग या sp3
पाई स्टार पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये पाई स्टार ओवरलैपिंग, पाई स्टार क्या, पाई स्टार जो टर्म आया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है भाई, है ना। जब आप बोलेंगे इसका पाई स्टार समझाइए, समझाने को मैं समझा दूंगा, समझाना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप जो पाई स्टार पढ़े हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में अप टू 20 इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, आप बहुत बड़े बड़े कंपाउंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने नहीं पढ़ा है, ना आपके सिलेबस में है, ना आपको पढ़ाया जाता है। तो उसका अगर पाई स्टार आप किसी मल्टी एटॉमिक कंपाउंड का पाई स्टार जिसमें कि बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार धैर्य रख के समझिएगा, है ना। ये नहीं कि मामला गड़बड़ा गया। ये देखिए कार्बन ले लिया हमने, मान लीजिए ये, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यह क्या आया पॉजिटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पर क्या आया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ने क्या करा बॉन्ड बना लिया। और ये पहले की तरफ फिर हवा में लटक गया। अब वापस ये चीज़ ऐसे ही टूटे, यहाँ पर नेगेटिव आए, वापस ये चीज़ ऐसे ही टूटे, यहाँ पर नेगेटिव आए, ये ऐसे जुड़े, ये दोनों जुड़े और वापस फिर यहाँ आ जाए। तो एक हाइड्रोजन टूट के इसने स्ट्रक्चर बना दिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन टूट के वही स्ट्रक्चर पे पहुँचेगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन टूट के वही स्ट्रक्चर पे पहुँचेगा। मतलब 3 बार वो स्ट्रक्चर बनेगा। और एक तो ये है ही, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें +1 जोड़ दो तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात हो रही थी कि पाई स्टार क्यों लिखा जा रहा है। ये तो sp3 है ही, ये सिग्मा बॉन्ड है ही, क्या ये 2 चीज़ें तो हमको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3, इतना क्लियर है। आगे बताइए, बता रहे भाई, बता रहे। जैसे ये देखिए, ये ऐसे बना दिया। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड जब बनता है ऐसे होगा कुछ, डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, ये पाई वाला ऑर्बिटल है, वो पी पाई वाला ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग। तो आपको याद है इस तरफ बॉन्डिंग होता था और इस तरफ एंटी बॉन्डिंग होता था, इस तरफ एंटी बॉन्डिंग। ध्यान नहीं आ रहा है तो दिखा दे आपको। जब आप 2 पी ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते थे तो एक बनता था बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनता था एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसे। इसको बोलते थे हम BMO और इसको बोलते थे हम ABMO। अब इस समय हमको दोनों दिखाना है यहाँ पे, तो ये हमने दिखा दिया है, ये वाला दिखा दिया ऊपर वाला BMO, और इस तरफ जो दिखाया वो क्या दिखाया ABMO, ठीक है। ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस पर ये CH, ये H और ये H, जब ये टूटेगा, जब ये टूटेगा, ये मिटा दें, ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाइए। जब ये टूटेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव, तो जब नेगेटिव आएगा तो ये H, ये H, ये आपका sp3 ऑर्बिटल, ये H+, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, ठीक है। जब ये इधर वाले के साथ ओवरलैप कर गया तो ये दोनों क्या हुआ
टूट गया ऐसे, ये दोनों टूट गया, समझ गए। तो इसके साथ जो इधर वाले के साथ ओवरलैप किया, ये कौन सा है, ये पाई स्टार है। यही समझाने की कोशिश कि ये पाई स्टार है। अब ये यहाँ पर ऐसे पहुँच रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसे पहुँच रहा है, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप इसको लगे कि नहीं सर ये कम समझ में आया, कम समझ में आया, तो इसको आपको कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप याद कर लीजिए यहाँ पे कि ये पाई स्टार पी ऑर्बिटल है, और बस ये तो बनाना आपको आता है, ये तो बनाना आपको आता है, क्योंकि ये पूछा जाता है भाई, ये पूछा जाता है, और यही पूछा ही जाता है इस हाइपर कंजुगेशन में। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा जाता है वो तो ठीक है, क्या ही पूछा जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भैया पूछने को यही पूछा जाता है, आप यही छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब थर्ड है सिग्मा हाफ फील्ड पी ओवरलैपिंग, या क्या कह रहे हैं, sp3 हाफ फील्ड पी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है भाई। अब sp3 हाफ फील्ड पी ओवरलैपिंग ये कैसे हो रहा है, चलिए देखिए। एक बार फिर आपने हाइड्रोजन बना दिया, और आप जानते हैं कि ये CH2 और यहाँ पे बना दिया आपने फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसको आप समझिए कि जब आप इसको ऐसे बनाए हैं तो ये ऐसे है, एक हाफ फील्ड मतलब फ्री रेडिकल टाइप का है। अब फ्री रेडिकल से बॉन्ड तो फ्री रेडिकल ही बना सकता है, तो अब आप इसको पॉजिटिव में, H को पॉजिटिव में ना तोड़ के इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे ऐसे। जब फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेगा। भाई यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, और H भी फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जब आगे बढ़ेगा तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो बनाएगा ये H H C H H और H फ्री रेडिकल, ठीक है। तो एक बार फिर H हवा में लटक गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग। तो ये तीन कंडीशन था, ये तीनों कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन है, ठीक है। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्फा हाइड्रोजन में एक वो वाला कार्बन भी आता था, अल्फा कार्बन, जो कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला रहता था, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन की कोई चर्चा नहीं करी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन वो है, मतलब हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन पे लगा हो, जो फ्री रेडिकल कार्बन के बगल वाले कार्बन पे लगा हो, जो मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे लगा हो, ठीक है। ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे लगा हो उस पर हम बात नहीं करते, वो हाइपर कंजुएबल नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन है कितने, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन की बात करें हम कि
पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये ध्यान रखिएगा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि कोई कंपाउंड ले लो, कंपाउंड या आयन या स्पीसीज जो भी, और यहाँ नंबर ऑफ हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन, तो आपको ये ढूंढना है कि कितना हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन है। जैसे मान लीजिए CH3CH2 प्लस है, तो आपको फिलहाल तो यही ढूंढना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो आप यहाँ पे बोलेंगे 3, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो 3 3 6 6। हाइपर कंजुएबल हाइड्रोजन भी कितने? 6। भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यही है ना, अल्फा कार्बन sp3 कार्बन, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे ही है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। समझ पा रहे हैं? मैं कंपाउंड देता जाऊंगा, आप अल्फा हाइड्रोजन बताते जाएंगे, ठीक है। मतलब हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बताते जाएंगे। आप लिखेंगे इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा था, हैं? आप लिखेंगे इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा था। अब देखिए कुछ और कंपाउंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कितने लिए थे हम लोगों ने? 1 2 3 4 लिए थे ना, 5 वाले थे।
चलो इतने कंपाउंड मैंने दिए हैं आपको, और इसमें आपको ये बताना है कि कितने हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब ये दोनों कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है, ये है, ये है, ये है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये चारों sp3 है, चारों अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन है। ये CH2 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 CH2, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन ये है, ये है, ये है। तो ये CH2 ये CH2 ये CH3, 3 2 2 कितना? 7 अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? ऐसे लिख देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन ये है और ये क्या है? CH2 और ये क्या है? CH। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। फ्री रेडिकल के बगल पे कार्बन कितने हैं? 1 2 और 3, 1 2 3, CH2 CH2 CH, CH2 CH2 CH, 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, देखो ये दोनों जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्फा कार्बन हो गए, और ये चारों कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की वजह से अल्फा कार्बन हो गए। तो देखो CH2 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 कितनी बार आया? 6 टाइम। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड के बगल में कौन? ये CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3 कितना आ गया? 10। फ्री रेडिकल के बगल में केवल एक कार्बन, और ये क्या है? CH है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना? 1। अच्छा, फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ कोई कार्बन तो है नहीं, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0 है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के से साथ जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सब पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। अब इस कंपाउंड को अगर हम ठीक से बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, CH3 CH3 CH2। तो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, ये CH है, ये CH2 है। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, हम अल्फा हाइड्रोजन क्यों गिन रहे हैं? आपको लगे कि सर आप अल्फा हाइड्रोजन गिन क्यों रहे हैं? कोई कारण है, कोई खास बात है अल्फा हाइड्रोजन गिनने की? तो चलिए आपको बता दें। आपको बता देते हैं। आप एक पॉइंट लिखेंगे, पहले तो पॉइंट लिखेंगे रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, उसके बाद कौन है? हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट पे आ रहा है। मतलब अगर आपको किसी कंपाउंड में देखना है तो सबसे पहले आप रेजोनेंस देखिए, अगर रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन देखिए, अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं है तब इंडक्टिव इफेक्ट देखिए। तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी या ये सब चीज़ें कैसी देखी जाएंगी? जैसे रेजोनेंस से देखी जा रही थी या इंडक्टिव इफेक्ट से देखी जा रही थी। तो हाइपर कंजुगेशन से आपको बता दें कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
इन सबकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। यही कारण था कि हम अल्फा हाइड्रोजन गिन रहे थे कि आपको अगर 2 एल्कीन दे दिया जाए और बोला जाए विच इज़ मोर स्टेबल, तो आप अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए। जब आपको 2 कार्बोकेटायन दे दिया जाए और बोला जाए विच इज़ मोर स्टेबल, तो आप अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए। लेकिन तब जब उसमें रेजोनेंस इफेक्ट या तो ना हो दोनों में, और या तो दोनों में बराबर हो, क्योंकि रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन। तो अब हमारा जो हाइपर कंजुगेशन सीखने के बाद अब हम बढ़ेंगे, जब रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट को अब हम मिलाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन और आप पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।